हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 में टेस्ट 2। टेस्ट 1 हम लोग देख लिए हैं। टेस्ट 1 में आप लोग का अच्छा इंटरेस्ट रहा, मुझे लगता है कि उसमें आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली, तो उसी को देखते हुए हमने टेस्ट 2 लाया है। इस टेस्ट 2 के सारे क्वेश्चन वीडियो के शुरू में दे दिया गया है और ये इसके डिस्क्रिप्शन में भी हमने इसको पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ही टेस्ट 1 का भी लिंक हमने दे दिया है। तो जैसे ये टेस्ट 2 है, टेस्ट 2 के साथ साथ आप टेस्ट 1 भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मौजूद रहेगी, आप वहाँ से सर्च करके देख करके उसको जो भी जानकारी की चीज़ लगे उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो चूंकि छोटा छोटा है इसलिए हमने 6 पार्ट को एक साथ ले लिया है, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे हैं इसी में हल हो जाएगा, इसलिए हमने 6 को ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर तथा 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग कितना होगा। त्रिभुज का ये फॉर्मूले पर है। दो त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुजों के, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर डेल्टा 1 मान ले, दूसरे का डेल्टा 2 मान ले, और पहले की भुजा का वर्ग a1 और दूसरे की भुजा का वर्ग a2 मान ले, तो हमको a2 निकालना है। तो ये हो गया 32/48। पहली भुजा का वर्ग कितना है 24 बटे a2। दिस इंप्लाइज a2 बराबर ये इधर 24 गुणे 48 बटे 32, 16 दिन 32, 16 48, ये हो गया, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वन सी वाला से आंसर सही होगा। इसमें है भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी। कह रहा है कि 2/7 एक भिन्न है, तो इस 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़े कि यह 2/3 हो जाए। विकल्प दिया हुआ है। तो मैं एक चीज ये बताऊं, आप चाहे तो इसको बिना हल किए भी इसका आंसर बता सकते हैं। मान लेते हैं कि 8 को अगर हम चुनेंगे, माना वही संख्या 8 है, तो 8 देखिए 8 ऊपर जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 2 10 हो गया, नीचे 8 7 15, 10/15 हो गया। 8 को अंश और हर में दोनों जोड़ेंगे ना, तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। तो 10/15 को हल करेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। और अगर ये 7 और ये 12 हो जाएगा, 7/12 तो कटेगा नहीं, ये 5/10, ये 3 जोड़ेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये 3/8, तो यानी कि फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा। फर्स्ट वाला विकल्प सही होगा। ये तो तब होगा जब हम हल नहीं करना चाहते, लेकिन हमको हल करके दिखाना होगा। तो माना संख्या x है, 2 + x बटे में 7 + x बराबर ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो 3 का इधर हुआ और इसका उधर, तो 2 3 6 + 3x बराबर 14 + 2x। 2x को उधर, 6 को उधर, 3x - 2x बराबर 14 - 6, इधर हो गया x, इधर हो गया 8, यानी कि 8 जोड़ना पड़ेगा अंश और हर में। आ गया आंसर। इतना हल करें या अनुमान लगा करके ये जैसे जोड़ देंगे, 8 2 10 और 8 7 15, काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो ऊपर 2 नीचे 3। चलिए अच्छा, धन पूर्णांक 6a + 5
से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा है? देखिए, कोई भी धन पूर्णांक है उसके ठीक पहले की जब बात करता है तो यानी कि उससे एक कम की बात करता है। 20, 25, 30 जितनी भी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, अगर 30 के ठीक पहले की बात करें तो इसका मतलब कि 30 से एक कम। ठीक है, तो अगर कहीं ये धन पूर्णांक है और इसे ठीक पहले की बात कर रहा है तो इसमें से एक घटाना पड़ेगा। तो देखिए, इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 6a + 5 -1, तो ये तो अंक है ना, इसी में घटेगा 6a + 4, है ना, ये आंसर हो जाएगा। इसमें यदि sec θ = 2 तो थीटा की माप क्या होगी? यहां दिया है sec θ = 2, तो sec θ बराबर, ये sec में किसका मान होता है? 60 डिग्री का। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 50, ये 60 को हम π/3 कर दें। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? π/3, ये सही हो जाएगा। यदि आधार का परिमाण 33 मीटर हो तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? ये शंकु का है, तो शंकु का देखिए आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। वृत्त का परिमाप यानी उसकी परिधि, परिधि का मतलब 2πr, 2πr बराबर 33, तो r निकल जाएगा वहां से, है ना, 2πr = 33, तो 2 × 22/7 × r = 33, r = क्या हो जाएगा? 33 × 7 / 2 × यानी कि हो जाएगा 21/4, 21/4, ये हो जाएगा। sin 9 डिग्री बटे cos 81 डिग्री का मान क्या होगा? ये तो हम बताए थे एक्सरसाइज जब करा रहे थे, तो इसको जोड़ देते हैं और ये 90 हो जाता है। sin cos है तो इसका मान 1 होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। sin 9 डिग्री बाई cos 81, इसको हम कर दें sin 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री बटे में cos 81 डिग्री। देखिए ये 9 है ना, 90 में से कैसे घटा देंगे? 9 डिग्री। अब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 81 डिग्री बटे cos 81 डिग्री, ये हो गया 1। ये देखिए छोटे छोटे सवाल थे, इसीलिए हमने 6 पार्ट को एक साथ लिख दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि cos θ बटे 1 + sin θ बराबर sec θ माइनस tan θ है। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे। तो LHS ले लें। LHS है cos θ बटे में 1 + sin θ, परिमेयीकरण कर दें, प्लस थीटा है तो माइनस थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर दें, यानी कि हो जाएगा cos θ 1 माइनस sin θ बटे में 1 + sin θ 1 माइनस sin θ, तो हो गया cos θ 1 माइनस sin θ बटे में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos θ 1 माइनस sin θ बटे में, एक कट गया, बटे में cos θ बचा, अलग अलग कर दें, 1/cos θ, इसके साथ करेंगे तो 1/cos, इसके साथ करेंगे तो sin/cos, माइनस sin θ बटे cos θ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec θ, ये हो जाएगा tan θ। RHS ये लाना था। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि √3 माइनस √5 के साथ √3 प्लस √5 का गुणा करना है और ये बताना है कि गुणनफल की प्रकृति क्या होगी। गुणा करेंगे तो वर्गाकार विधि से √3 का स्क्वायर माइनस
√5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, क्या हो जाएगा ये बराबर ऋण पूर्णांक होगा। ये है सर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा को सिद्ध कीजिए। चलिए LHS ले लेते हैं, RHS लाते हैं। LHS है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। tan लाना है ना, तो इसको हम 1 बाई कास कर दें, इसको 1 बाई साइन कर दें, तो 1 बाई कास स्क्वायर थीटा बटे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए साइन ऊपर जाएगा 1 के साथ, ये इस 1 के साथ, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कास स्क्वायर थीटा। साइन बाई कास क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। RHS इधर एक एक किस मान के लिए a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है। ये अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच के पद का योग इसके योग का आधा होगा या इसका दुगुना इसके योग के बराबर होगा। तो हम कर दें, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी में है, अतः 2 टाइम्स a प्लस 4 a प्लस 3 ये हो गया 2a प्लस 8 बराबर 4a। उधर ले जाते हैं, 8 इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस 2a मीन्स 2a इक्वल्स 8। a 8/2 यानी a इक्वल हो जाएगा 4। a का मान 4 होना चाहिए। अगर देखिए 4 रखते हैं तो समांतर श्रेणी में कैसे आएगा 4, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 4 8, 4 रखेंगे तो 3 चौको 12, 4 8 12 समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 3 आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। देखिए एक वृक्ष इस तरह से है जो ये फिगर बन गया। देखिए वृक्ष पहले क्या था AB और AC की लंबाई के बराबर था। आंधी आया, यहाँ A से टूट करके सिरा जो है जाके जमीन पर लगा और जमीन के साथ 45 अंश का कोण बना दिया। और कितनी दूरी पर टच किया जमीन को, उसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर। तो कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको ये और ये दोनों ज्ञात करना होगा और दोनों को जोड़ना होगा, यानी AB और AC दोनों को जोड़ना होगा। ये देखिए दिया हुआ है 45 अंश, ये आधा दिया है, इसको और इसको ले लेंगे तो ये निकल जाएगा, इसको और इसको ले लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये लंब ये आधार कोण है, तो ये लंब ये आधार यानी tan 45 ले लें त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BC 1 इक्वल AB बटे 10। दिस इंप्लाइज AB बराबर 10 मीटर। अब AC और BC में संबंध, तो cos और cos 45 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि BC बटा AC 1/√2 बराबर BC 10 बाई AC नहीं पता। दिस इंप्लाइज AC इधर 10, AC बराबर हो गया 10√2
मीटर। वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AB प्लस AC। AB प्लस AC मीन्स 10 प्लस 10√2, 10 कॉमन 1 प्लस √2 मीटर। ये हो जाएगा वृक्ष की कुल ऊंचाई। ये देखिए सेकेंड पार्ट में 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो कुछ नहीं लिखा है तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर लें। यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस 3y है, या यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, 2 का ऊपर गुणा कर दें और घटा दें। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दो से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, पहले 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स 1। इसमें 2 को गुणा करते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल्स 4 माइनस प्लस, ये हो गया माइनस y इक्वल माइनस 3, यानी कि y बराबर 3। y का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस 3 इक्वल्स 2, x बराबर 2 प्लस 3 यानी x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग बना करके ज्ञात कीजिए। इसके मूल ज्ञात करने हैं, वो भी पूर्ण वर्ग बना करके। पहले क्या करना है, x² का गुणांक इसको भाग कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 13/6x प्लस 5/6 बराबर 0। अब देखिए इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, x² माइनस 2 गुणे, देखिए यहाँ पर x² पहला पद जो है ना x है ना, x लिख दिए। अब दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पहला और दूसरा और गुणे 2, ये पूरा है 2ab, तो 2x तो हो गया, और कितने का गुणा करें, देखिए 13/12 कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 से काट देंगे तो 13/6x है ना। देखिए अब ये दूसरा पद हो गया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसका वर्ग चाहिए, तो ऐसा करें, इसका वर्ग जोड़ दें और इतना ही घटा भी दें, और प्लस 5/6 बराबर 0। तो ये तो अब इस तरह से हो जाएगा, x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 169/144 प्लस 5/6 बराबर 0, यानी हो गया x माइनस 13/12 माइनस 144 बट्टे में हो जाएगा एलसीएम, यहाँ हो गया 169 प्लस 24/120, यहाँ माइनस यहाँ ले लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो गया x माइनस 13/12 13 लिखा का होल स्क्वायर माइनस घट जाएगा 49/144 बराबर 0, यानी x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर माइनस 7/12 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a² माइनस b² की तरह का हो गया, तो एक में प्लस एक में माइनस, यानी x माइनस 13/12 प्लस 7/12, x माइनस 13/12 माइनस 7/12 बराबर 0। तो ये देखिए 12 लघुत्तम
ले लेंगे तो -6/12, x - 6/12, और इधर 13 × 7 = 20, x - 20/12, तो x बराबर 6/12 और इधर हो जाएगा 20/12। ये 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, ये यानी x बराबर हो गया 1/2 और 5/3। ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, यदि कोसेक a बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक a बराबर 17/8। देखिए इसमें ट्रायंगल बना करके करेंगे ना तो उतना सही नहीं लगेगा। ट्रायंगल से तो आप पाइथागोरस प्रमेय करके तीनों साइड्स का मान 2 का तो दिया ही है, तीसरे का मान पता कर लेंगे, बस सीधे सीधे लिख देंगे अतः सेक a बराबर इतना। लेकिन थोड़ा सा अलग हटके करिए। सेक a बराबर क्या होता है, देखिए सेक a बराबर होता है, सर सेक स्क्वायर ए करिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, या इसको ऐसे कर दें 1 + 1/cot स्क्वायर ए। ऐसा कर लेना है कि इसको हम कोसेक मिलाना चाह रहे हैं, तो ये लघुत्तम ले लेंगे तो 1 + cot स्क्वायर ए बटे में cot स्क्वायर ए, तो ऊपर तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, है ना। एक जगह देखिए मिला, इसका मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a - 1 होता है। ठीक है, कोसेक a का मान कितना है, 17/15 का होल स्क्वायर बटे में 17/15 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 289 बटे में 225, यहाँ हो जाएगा 289/225 -1, तो ये ऊपर तो 289/225 रहेगा, और इधर 289 में से 225 घट जाएगा और बटे में 200, ये कट गया, इससे ऊपर हो गया 289, नीचे 64। ये है कितना, सेक स्क्वायर ए बराबर, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 289/64, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 289/64, यानी कि हो गया 17/8 सेक ए बराबर। आप चाहे तो ट्रायंगल वाले से कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर कि मान लीजिए कि तीसरा क्वेश्चन है 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा होना चाहिए बड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या, माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो वह संख्या उसका व्युत्क्रम, क्या मतलब कि x और प्लस इसका व्युत्क्रम 1/x जोड़ेंगे तो कितना है, ये 2 के बराबर है। लघुत्तम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा x² + 1 बटे में x बराबर 2, यानी x² + 1 बराबर 2x। इधर ला दें, x² - 2x + 1 बराबर 0। हल करना है तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है ना, x² + 1 - 2x, यानी x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये देखिए द्विघात है ना, तो इसको हमको लिखना चाहिए था x - 1 ब्रैकेट में फिर x - 1 2 बार, तो दोनों मान जो है 1 1 आता। चूँकि दोनों मान एक ही है तो x बराबर 1 होगा, अतः संख्या बराबर 1। अतः संख्या बराबर 1।
इधर है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5 को हल करना है। अच्छा ये तो समीकरण है, इसको हल करना है तो सिंपल सा होगा, बराबर 5 गुणा कर दें तो ये वर्गांतर विधि से एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा बराबर 5, उधर भेज दें एक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर यानी प्लस माइनस 3, 2 मान आ गए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। अच्छा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो माना छोटा कोण बराबर x कोण छोटा कोण बराबर x, तो बड़ा कोण बराबर x प्लस 18 डिग्री। और दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है। यहाँ पर लिखेंगे दो संपूरक कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण ये हो गया, एक x और दूसरा जो है x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो ये जुड़ेगा तो 2x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 माइनस 18, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 7 6 1 162। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा 2। x बराबर हो गया, x का मान 81 डिग्री, यानी कि छोटा कोण 81 डिग्री। तो x प्लस 18 बराबर 81 प्लस 18 बराबर हो जाएगा 99 डिग्री। अतः छोटा कोण बराबर 81 डिग्री, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री। ये हो क्या इसका आंसर। अब इसमें दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। अच्छा, ये मान लेते हैं R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। कैपिटल R ज्ञात करना है। इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दें तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग इस वृत्त के क्षेत्रफल के, ये जो त्रिज्या है जिसकी, इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये तीनों जो है वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर, कट गया। तो R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। मान रख दें 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 यानी कि हो गया 100। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए इसमें नेगेटिव भी आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा ना, तो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि लंबाई ऋणात्मक तो होता नहीं है। तो ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य ₹60 है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और एक कलम का मूल्य बराबर y। तो अब देखिए यहाँ पर 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना है, 50 है। और ये हो कितना जाएगा, देखिए 5 पेंसिल है, एक पेंसिल का x, तो 5 पेंसिल का 5x और की जगह प्लस 7 कलम, एक कलम का y है, तो 7 कलम का 7y और ये हो जाएगा 50। यहाँ मिस्टेक है, ये 46 होगा। जब 46 हो जाएगा तो फिर 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 46। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 7x प्लस एक कलम का y है, तो 5 कलम का 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, देखिए x को गायब करना है, तो इसमें 7 से गुणा कर दे, इसमें 5 से, विलोपन विधि से। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35x प्लस 7 सत्ते 49y बराबर 7 बचे 35। इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35x प्लस 5 बचे 25y बराबर 5 36 20 20 3 23। तो ये माइनस 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 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 24y बराबर 0 2 120। तो y बराबर 120 बटे कितना हो जाएगा, 5। y का मान आ गया 5, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x प्लस 7 इंटू वाई का मान 5 बराबर 50। तो 5x प्लस 35 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 35 या 5x बराबर हो गया 15। तो x बराबर हो जाएगा 15/5 3। अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। अतः एक पेन, यही आंसर हो जाएगा। ये निकल गया ना। इसके बाद इसका मान हम इसमें रख दें, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर बराबर
AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। देखिए AE स्क्वायर की जगह इतना रख दिए और प्लस BE स्क्वायर। हमको लाना है AD स्क्वायर, तो इसको पूरा हम इधर ला दें। AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। AD और AB को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को चेंज करना है। तो DE देखिए क्या होगा, DE बराबर हो जाएगा BE माइनस BD। तो AB स्क्वायर प्लस BE माइनस BD का होल स्क्वायर माइनस BE बराबर होगा BC/2 का होल स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BE का मतलब हो गया BC/2 और BD दिया है BC/3, ये चीज़ दिया है। ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 बराबर AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC, BC/6। तो 3BC माइनस 2BC डिवाइडेड बाई 6 माइनस BC स्क्वायर बाई 4 बराबर इतना। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, तो BC स्क्वायर बाई 36 हो जाएगा यहाँ पर। माइनस BC स्क्वायर बाई 4 बराबर AD स्क्वायर। अब लघुत्तम ले लेंगे 36, तो AB स्क्वायर प्लस 36 लघुत्तम, तो BC स्क्वायर 36 लघुत्तम लेंगे तो BC स्क्वायर माइनस 4 9 36 9BC स्क्वायर माइनस 9 और बराबर AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 8BC स्क्वायर बाई 36 बराबर AD स्क्वायर, है ना। लघुत्तम लगे तो यहाँ पे माइनस 8 होगा, तो इसलिए माइनस यहाँ कर दिया। अब देखिए BC बराबर AB होगा, समबाहु त्रिभुज है ना, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि BC बराबर AB, तो लघुत्तम ले लेंगे 36AB स्क्वायर माइनस 8AB स्क्वायर बटे में 36 बराबर AD स्क्वायर। तो ये होगा 28 AB स्क्वायर बाई 36 बराबर AD स्क्वायर। काट देंगे 4 से 28, 4 9 36, 9 का उधर गुणा कर दें 7 AB स्क्वायर बराबर 9 AD स्क्वायर, या पहले 9 को पहले 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 3x प्लस वाई बराबर 19, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। 4x माइनस 3y बराबर 8, जिसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, तो विलोपन विधि का प्रयोग कर लें। इसमें 3 का गुणा कर दें और जोड़ दें तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3y बराबर 19 57। इसमें कुछ नहीं करना है,
4x माइनस 3y बराबर 8। जोड़ना है तो तेरह एक्स बराबर 65, तो x बराबर क्या हो जाएगा 65/13। x हो गया। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो 3 × 5 माइनस प्लस y बराबर 19, 15 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 15 या y बराबर 4। बस तब यही तो हो ही गया। और x बराबर 5, y बराबर 4, x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं को कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये पूरा 5 है। जब इसको कर्ण के परितः घुमाया जाएगा तो ये देखिए ये यहाँ पे चला जाएगा, इसको B' कर दीजिए, ये इस तरफ और ये इस तरफ ऐसे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें दो शंकु बन गया, एक शंकु यहाँ से ऊपर की तरफ और एक शंकु यहाँ से नीचे की तरफ, द्विशंकु। इस द्विशंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं ये त्रिज्या होगी, ये मान लेते हैं कि r है, और ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h है, और नीचे वाले शंकु की चूंकि पूरी लंबाई 5 है तो 5 में से ये वाली घटा देंगे तो नीचे वाला पता हो जाएगा। यानी कि दोनों शंकु की ऊंचाई पता हो गया, और त्रिज्या मान लेते हैं r है। तो इस त्रिज्या r को ज्ञात कैसे करेंगे? इसमें हम सहायता लेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एक ये लंब और ये लंब, ये आधार या आधार इसको लंब कहें, 1/2 BC × AB, BC × AB से, और दूसरा 1/2 आधार AC को कर दें और ये ऊंचाई 1/2 AC × OB। दोनों क्षेत्रफल चूंकि ये कहीं त्रिभुज का निकल रहा है तो दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC × OB, समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB × AC, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बराबर होगा क्योंकि एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 AC × OB बराबर 1/2 AB × AC। 1/2 से 1/2 कट गया, AC 5 है, OB R है, AB 4, AB × BC है। यहाँ पर AB × BC है, AB 4 और BC 3। तो R बराबर क्या हो जाएगा 4 × 12, 12/5 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया। अब द्विशंकु का आयतन जब निकालना होगा तो ऊपरी शंकु का आयतन प्लस निचली शंकु का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विशंकु का आयतन
आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 5 माइनस एच, ऐसा। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बचेगा क्या, एच प्लस 5 माइनस एच, एच एच कट गया, तो ये 5 यहाँ पर हो गया 5/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 12/5 गुणे 12/5, तो काट दें, 3 चौक 12, इसको पाई ही रहने देते हैं। एक 5 से ये 5 कट गया, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन है तो। अब अगर कि जिसे दशमलव में निकालना होगा तो पाई का मान 22/7 रख करके गुणा करके हुए भाग कर देंगे तो वो दशमलव में आ जाएगा। हमने पाई में निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क के एक ही ओर स्थित दो मकानों के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना हवाई जहाज की ऊंचाई h है, h किलोमीटर होगा। त्रिभुज ए बी डी में tan 45 अंश बराबर ए बी बट्टा बी डी, एक बराबर ए बी एच बी डी एक्स प्लस 2, यानी x प्लस 2 बराबर एच। एच का मान निकालना है ना, तो x का मान रख दें, x बराबर हो जाएगा h माइनस 2, समीकरण नंबर 1। tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार h बटे x, इसका मान √3 बराबर h बटे x, या x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसको 2 कर दें तो ये हो जाएगा h/√3 बराबर h माइनस 2 को इधर हो जाएगा h माइनस h/√3, या ऐसे कर दें √3h माइनस h बटे में √3, इधर 2, तो इधर हो जाएगा 2√3 बराबर √3 माइनस 1 इंटू एच, एच बराबर क्या हो जाएगा 2√3 बाई √3 माइनस 1, परिमेयीकरण कर दें 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए √3 3, 2 3 6 प्लस 2√3, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2 कॉमन ले लें यहाँ से, 3 प्लस √3 बट्टे में 2 कॉमन, तो दशमलव में निकाल लेते हैं, 3 प्लस 1.732 यानी कि 4.732 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। 6 का सेकंड पार्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। ये चैप्टर 1 का है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से संबंधित। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक
x बराबर, ये देखिए 4q और 4q+1 है ना, तो यहाँ पे 4m + r के रूप का है, ये मान लेते हैं। यहाँ पे 4 के हिसाब से यहाँ पे 4m + r मानेंगे, के रूप का है। तो ये r जो है, जहाँ पर r क्या होगा, r का मान, r शेषफल होता है, तो r का मान या तो 0 होगा, या तो 1 या 2 या 3, इतना तक होगा। 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 शेषफल, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल नहीं आ सकता है। शेषफल अधिक से अधिक 3 आ सकता है, और 0 से लेकर के 3 तक। तो जहाँ यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, r का मान 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा। इसका मतलब कि r का मान 0, 1, 2, 3 होगा। तो जब r का मान इतना हो गया, तो हमारा जो पूर्णांक है क्या क्या होगा, देखिए x बराबर 4m + 0, +0 का मतलब 4m हो जाएगा। फिर जब 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा 4m + 1, और जब 2 रखेंगे तो 4m + 2, और जब 3 रखेंगे r का मान तो 4m + 3। ये चार प्रकार के धनात्मक पूर्णांक हमको मिल गए। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो इसका वर्ग करें, देखें x² बराबर 4m का होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 16m²। 4 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा 4m²। अब इसको अगर हम q मान लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 4q, जहाँ यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ q बराबर 4m²। ठीक है, फिर से स्क्वायर करें इसका, तो ये हो गया 4m + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 16m² + 4 दूना 8m + 1। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा 4m² + 2m, और ये +1 ऐसे रहने दें। तो इसको अगर हम q मान लें तो ये हमको मिल जाएगा 4q + 1। यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ q बराबर 4m² + 2m। अच्छा, ये इस तरह का हो गया, एक इस तरह का हो गया। अब फिर से स्क्वायर करें तो x² बराबर 4m + 2 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16m² + 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16m और + 2 दूना 4। ठीक है, अब इसमें पूरा 4 कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा क्या, 4m² + 4m + 1। इसको अगर q मान लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 4q। यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ 4m² + 4m + 1 बराबर q। अब लास्ट ये बचा, x² बराबर 4m + 3 का होल स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा 16m² और +4 × 12, 12 दूना 24, 24m + 3 × 9। इसको हम देखिए ऐसे करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। 16, अब इस तरह से 9 को ऐसे कर देंगे कि देखिए 9 में जब 4 का भाग देना होगा तो हम 4 दूना 8, यानी कि 8 इसमें हमको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, 24m + 8 + 1 ऐसे कर दें। अब यहाँ से देखिए हमको 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4m² + 6m + 2 और +1। इसको q मान लें तो ये हो गया 4q और ये +1 है यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ 4m² + 6m + 2 बराबर q। अब हम चारों को देखें, देखिए ये 4q है, ये 4q + 1 है, ये 4q है, 4q + 1 है। यानी कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करेंगे तो उसका वर्ग 4q और 4q + 1 ये है ना। जब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 4q और 4q + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पर 4q आ गया, वर्ग किए थे, सभी का वर्ग किए हैं।
4Q आ गया, 4Q+1 आ गया, ये फिर 4Q है, फिर 4Q+1, इसी तरह का आता जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग फोर क्यू तथा या करेंगे या 4Q+1 के रूप का होता है। बस यही सिद्ध करना था, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध। इसमें इतना ही करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC। अच्छा, इसमें फिगर बनाना होगा, तो फिगर मैं बना दे रहा हूँ। हाँ, तो ये फिगर हो गया ABC, त्रिभुज ABC और इस भुजा BC के समांतर DE, BC के समांतर DE, जो कि AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, रेखाखंड है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD/AB बराबर AE/AC, AD/AB बराबर AE/AC। कहने का मतलब कि जो संबंध बता रहा है वो ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में है। अब ये संबंध अगर कहीं हम किसी तरह से दिखा दें कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं, अगर ऐसा दिखा देते हैं तो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उसके आधार पर हमारा हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू BC, ये दिया है, ठीक है। जब ये और ये रेखा यानी कि BC और DE समांतर हैं तो सिंप्लाइज कोण ADE बराबर कोण ABC। ये संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा द्वारा एक ही दिशा में कोण है। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण, ठीक है। फिर से इधर के लिए कोण AED बराबर कोण ACB, क्या होगा, ये भी संगत कोण है, ठीक है। अब और ये कोण जो है दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। कोण BAC बराबर कोण DAE उभयनिष्ठ कोण, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए, अब तो तीनों कोण बराबर हो गए, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए। दिस इम्प्लाइज त्रिभुज ADE सिमिलर टू या समरूप त्रिभुज ABC बाई AA भी लिख देंगे, दो एंगल लिख देंगे, तब भी दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दो कोण लिख दीजिए, चाहे तीनों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, दो कोण भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि तीनों हम लोग दिखाए हैं तो तीनों दिखा दीजिए। चलिए ये हो गया। अब ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज इस छोटे त्रिभुज की भुजा और बटे बड़े त्रिभुज की भुजा, यानी कि AD बटे बड़े त्रिभुज की भुजा AB बराबर किसके होगा, छोटे त्रिभुज की भुजा AE और बड़े त्रिभुज की भुजा AC। ये देखिए, यही लाना भी था, है ना। ये हो गया प्रूफ। थोड़ा सा इसमें टेक्निक था समरूप दिखाने का, और इसमें कुछ काम नहीं था।
तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। कक्षा 10 की एक कक्षा में विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक निम्नवत है। ये प्राप्तांक दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है 0 से 10 से लेके 60 से 70 तक, और ये संख्या यानी बारंबारता 2, 10, 12, 15, 13, 8, 4। तो गणित के प्राप्तांकों का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए 3 कॉलम बनेगा, प्राप्तांक जो वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, और एक संचयी बारंबारता। तो कॉलम बनेगा तो हम यहाँ पे बना देते हैं पहले सारणी। ये हो जाएगा प्राप्तांक, संख्या यानी कि बारंबारता, इसको F से दिखा दें, और यहाँ हो जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक है। अब प्राप्तांक में वर्ग अंतराल हमारा आएगा 0 से 10, तो जोड़ दें 2, 2, 4, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 20, 4, 24, हासिल 2, 3, 4, 5, 6, 64। अच्छा, संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो 2 और 10 12, 12, 12, 24, 4, 64। देखिए ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब कि संचयी बारंबारता हमारा सही निकला है। अब कैलकुलेशन करते हैं, ये सोल्यूशन हो जाएगा। कैलकुलेशन में देखिए n बराबर हमारा आ गया, ये n बराबर है, n बराबर आ गया 64। तो n/2 बराबर हो जाएगा 64/2 यानी कि 32। अब 32 संचयी बारंबारता के किस में पड़ेगा? देखिए ये 24 है, 32 24 से ज़्यादा है, तो 24 आगे बढ़ेंगे 39 में आएंगे। देखिए ये 39 जो है 32 से ज़्यादा है, यानी 32 39 में आएगा इसमें। लेकिन हमारा जो C होगा वो उससे ठीक पहले, इसको हम कैपिटल S F दिखा दें। लेकिन 39 में पड़ा था, तो 39 के ठीक सामने जब आएंगे तो ये हमारा स्मॉल f यानी बारंबारता, और इसके ठीक सीध में इधर आएंगे तो ये हमारा L1 हो जाएगा और ये हमारा L2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल F बराबर 24, स्मॉल f बराबर 15, L1 30 और L2 40। अच्छा, ये जो अंतराल मिला है 30 और 40, ये बताता है कि हमारा आंसर जो आएगा, वो जो माध्यिका आएगी वो 30 और 40 के बीच में ही रहेगा। ठीक है। तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला ME बराबर L1 प्लस n/2 माइनस F बटे में स्मॉल f गुणे I कर दीजिए या L2 माइनस L1 कर दीजिए। L2 माइनस L1 भी आप चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। इसको आप यहाँ और इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। या L2 माइनस L1 बटे F और गुणे करके n/2 माइनस F ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे, चूँकि दोनों में गुणा है तो चाहे कैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। L1 30 प्लस n/2 32 माइनस ये F 24 बटे में बारंबारता F 15 और गुणे L2 माइनस L1 यानी कि 40 माइनस 30। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 32 में से 24 गया तो 8 बटे में 15 गुणे 10 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 दूना के 10, 5 × 15, ये हो गया 30 प्लस 8 दूना के 16/3। तो भाग कर देंगे इसमें, 30 प्लस 3 × 15 और 3 ऐसे 3 बार चलता जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 5 35.33। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है 30 से
30 से 40 के बीच में 35.33 जो है 30 से 40 के बीच में है भी। तो एक तो हमारा यहीं पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा आंसर सही है, न 30 से कम है न 40 से ज़्यादा है। तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, रचना से संबंधित है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। कह क्या रहा है, पहले 8 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये ए बी 8 सेंटीमीटर। अब ए पर ए को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देना है। ठीक है। और बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच देना है। ये हो गया। अब ये तो दोनों तरफ हो गया, ए और बी 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड के ए पर 4 सेंटीमीटर और बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ये कह रहा है कि जैसे इस वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र यानी ए से स्पर्श रेखा खींचना है और इस वृत्त के केंद्र बी से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ये बिंदु बी जो है इस वृत्त के लिए वाह्य बिंदु होगा और ये बिंदु ए इस वृत्त के लिए वाह्य बिंदु होगा। तो हम क्या करते हैं, केंद्र से वाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का लंबार्धक करते हैं। लंबार्धक कर दे रहे हैं आधे से अधिक दूरी लेकर के, ये हो गया और यही के, ठीक है, ये हो गया, इसको मिला देते हैं। अच्छा ये जो है ना, ये जो लंबार्धक किए हैं ना, बिंदु ए से दूसरे वृत्त पर और बिंदु बी से दूसरे वृत्त पर जो स्पर्शी खींचने दोनों में काम आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे कट कर रहा है इसको मान लेते हैं ये M है। अब इस M से M को केंद्र मानते हुए वृत्त खींच देंगे, खींचिए। अब देखिए इस बिंदु से स्पर्शी के लिए ये और ये बिंदु है, इस बिंदु से स्पर्शी के लिए यह और यह बिंदु, इसको मान लेते हैं P Q और इसको मान लेते हैं R और S। तो खींचेंगे कैसे, इससे ऐसे खींच देंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ये ऐसे हो गया है इस वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त पर और इस वृत्त के केंद्र से इस पर जो है ऐसे और ऐसे, ये हो गया है ना। इस केंद्र से इस वृत्त पर AR और AS और इस वृत्त के केंद्र B से, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था, B से BP और BQ इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। तो रचना के चरण हम कर दे रहे हैं। रचना के चरण, सर्वप्रथम पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये रेखाखंड AB कर दें, लंबा एक रेखाखंड AB, ठीक है। AB 8 सेंटीमीटर खींच दिया। उसके बाद क्या किए,
दूसरा पॉइंट दिखा देते हैं। ए पर 4 सेंटीमीटर तथा बी पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या किए थे, ए बी का लंबार्थक किए थे। तो ए बी का लंबार्धक किया, जो ए बी को एम पर, ये एम है, ये एम है, एम पर काटता है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम करेंगे। अब इस m को केंद्र मानते हुए am या mb के बराबर त्रिज्या लेकर m को केंद्र मानते हुए am या bm त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, जो वृत्तों को पी क्यू आर एस पर काटता है। पी क्यू आर तथा एस पर काटता है। इस पर काटता है, बस। इसके बाद लास्ट पॉइंट ए, देखिए अब पी क्यू आर एस पर काटता है, ए आर ए एस तथा बी पी और बी क्यू को मिलाया। ए आर ए एस तथा बी पी बी क्यू को मिलाया, यही अभीष्ट स्पर्श रेखा है। बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, बस ये हो गया इसमें। 7 का फर्स्ट पार्ट का अथवा पार्ट है, जिसमें दिया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसका स्केल गुणांक 5/3 है। ये ध्यान देना होगा। देखिए 3 जो है नीचे वाला ये पुराना होता है, मतलब ये जो दिया गया त्रिभुज है, ये जो दिया गया त्रिभुज है, दिया गया त्रिभुज होता है, और ये बनाना होता है। ये जो है ये नया त्रिभुज जो बनेगा वह, तो यानी कि नया त्रिभुज इस बार बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उस त्रिभुज को बना लें। क्या क्या दिया है, BC 6 सेंटीमीटर, सबसे पहले BC खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। छः सेंटीमीटर यहाँ आएगा, ये हो गया BC। अब उसके बाद क्या कॉमन है, CA AB, यानी A कॉमन है, तो CA 5 सेंटीमीटर, C से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, C से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिए। ठीक है, अब उसके बाद AB B से 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट लिए, और ये जहाँ एक दूसरे को कट किए सब, वो बिंदु A होगा। मिला देते हैं इसको, A को C से और A को B से। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर।
ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। अब नया जो त्रिभुज बनेगा वो 5 है, ये 3 है तो ये 5 है, तो इसका मतलब कि इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ा देते हैं ये, और इसको भी आगे बढ़ा, थोड़ा सा और नीचे बनाना चाहिए था। चलिए अच्छा, तो इसमें जो स्केल गुणांक दिया है 5/3, तो इसमें हमको जो न्यून कोण पर चाप काटना होगा वो 5 चाप काटना होगा। तो ये 3 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए नीचे 3 है ना, तो B3, अच्छा ये B1 B2 B2 B3 B3 B4 B5 ये सब बराबर चाप है, तो B3 को C से मिला देंगे। B3 को C से मिलाया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए 5 भाग लेना है ना, तो B5 को B3C के समांतर खींचना है, जो कि इस BCX की बढ़ी हुई भुजा को कहीं पर काटेगा। तो समांतर रेखा के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर देते हैं। अब B3C के समांतर B5 से समांतर रेखा खींचा, जो BC की बढ़ी हुई भुजा को D पर काटता है, ये D हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, AC के समांतर D से समांतर रेखा खींचेंगे। AC के समांतर यहाँ से इसको सपोर्ट दे करके आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ D से इसके समांतर रेखा खींच देंगे। किसके, AC के समांतर रेखा खींच दिए, जो BA की बढ़ी हुई भुजा को E पर काटता है। अब ये जो BDE है, जो त्रिभुज BDE मिला, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। अब इसी को क्या करना है, इसका रचना के चरण लिख देना है। तो रचना के चरण, में हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, सर्वप्रथम दिए गए, पहला है सर्वप्रथम, हम ये देखिए माप नहीं लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर खींचा, फिर 5 सेंटीमीटर चाप काटा, फिर 4, ऐसे नहीं। सर्वप्रथम दिए गए माप का त्रिभुज बनाया, लेकिन आप लोग लिखेंगे कैसे कैसे त्रिभुज बना है। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है। अब BC के बिंदु B से, ये इसको कर दें हम BY, B से न्यून कोण बनाते हुए रेखाखंड BY खींचा, BY खींचा। तीसरा क्या करना है, B से B1 बराबर B1 B2 बराबर चाप काटा, ये हो गया। चौथा में क्या किए, B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिलाया। अब B3C के समांतर B5 से रेखा खींचा, जो BC की बढ़ी भुजा
को डी पर काटता है। ठीक है ना, इस BC की बढ़ी हुई भुजा को डी पर काटता है। पांचवा पॉइंट जो है डी से AC के समांतर रेखा DE खींचा। हो गया। अब त्रिभुज BDE अभिष्ट त्रिभुज होगा। बस यही करना था। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। कोण A बराबर 6x + 10, कोण B बराबर 5x, कोण C बराबर x + y और कोण D बराबर 3y - 10 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज एक वृत्त में स्थित चतुर्भुज है। तो इसको मैं एक हिंट के तौर पे बना दे रहा हूँ। ये हमने एक बना दिया, एक रफ आइडिया है। वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज है ABCD चक्रीय चतुर्भुज हुआ। इसमें दिया है कोण A 6x + 10, कोण B 5x, कोण C x + y और कोण D 3y - 10। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज में यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये आप जानते हैं। तो जब यानी कि इस कोण का योगफल 180, इसका योगफल 180 अंश। तो इस तरह से करेंगे तो हमको दो समीकरण मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोण A + कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान 6x + 10 और प्लस x + y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 7x + y बराबर इधर घड़ा ले जाएंगे तो 170 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। अब कोण B + कोण D बराबर 180 डिग्री, आमने सामने के कोणों का योगफल। कोण B 5x और ये 3y - 10 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, ये जो 5x + 3y ये -10 उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 190 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है, तो विलोपन विधि का प्रयोग करें। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर। तो ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 2 में से घटाने पर, तो पहले 2 को ऊपर लिख देते हैं। 5x + 3y बराबर 190। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x + 3y बराबर ये हो जाएगा 510। घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे तो ये चुप रहा तो गाड़ी चालू कर देता। यहाँ पर हो जाएगा -16x और इधर घटाएंगे तो -510 में से 190 घटाएंगे तो 0, 2 और 4 में से गया 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -320/-16 काट देंगे तो 20 डिग्री। तो x का मान 20 डिग्री हो गया।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 20 प्लस वाई बराबर 170। दिस इम्प्लाइज, देखिए 140 उसमें घटा देंगे, 20 × 140 घटा देंगे तो वाई का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब कोण ए देखिए कितना है 6x + 10 है, तो 6 × x का मान 20 + 10 यानी कि 6 12 130 डिग्री। कोण बी 5x है यानी कि 5 गुणे 20 बराबर 100 डिग्री। कोण सी x + y है यानी कि 20 और y का मान 30, यह हो गया 50 डिग्री। कोण डी 3y - 10 है यानी कि 3 गुणे 30 -10, 30 × 90 -10 घटा देंगे तो इतना है। ये सब क्या हो जाएगा, ए का मान हो गया 130 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री। अच्छा इसमें देखिए ए और सी को जोड़ेंगे 130 और 50 जोड़ेंगे 180, बी और डी को जोड़ेंगे तो 100 और 80 180 है ना, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड में अथवा वाला पार्ट है। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। देखिए क्वेश्चन तो ये है बहुत छोटा, लेकिन एक साल जो है ये 7 नंबर में 7वें क्वेश्चन यानी 6 नंबर में दिया हुआ था, इसलिए हमने दे दिया कि क्या पता हो सकता है 6 नंबर में ही आ जाए। तो इस पर मत जाइएगा कि छोटा क्वेश्चन है 6 नंबर में कैसे होगा, तो ये एक बार आ चुका है इसलिए हमने इसको दिया है। तो सॉल्यूशन में यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो पहले हम मान लेते हैं, माना वर्तमान पूछ रहा है ना, माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इससे 5 वर्ष अगर वो छोटी होती तो जो इस समय उसकी आयु है उससे अगर 5 वर्ष छोटी होती तो उसका वर्ग जो है इस आयु के 5 गुने से 11 वर्ष, यानी कि देखिए 5 वर्ष कम 5 वर्ष छोटी आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष छोटी आयु, इसी में से 5 घटा देंगे x - 5, ये वर्ष में है सब। तो ये जो आयु आया है ये कह रहे इसका अगर वर्ग करें तो इसका वर्ग जो है इसके 5 गुने, इसके 5 गुने से 11 ज़्यादा है, यानी कि x - 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे x, ये वर्तमान आयु और इससे भी 11 वर्ष ज़्यादा थे, 11 और जोड़ देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x² + 25 - 10x बराबर 5x + 11। सबको इधर ला दें, x² + 25 - 10x - 5x - 11 बराबर 0। तो x² ये हो जाएगा -15x, घट जाएगा 25 में से 11 तो आ जाएगा 14 बराबर 0। अब 14 का खंड करेंगे, 14 × 14 15 आ जाएगा, तो x² - 14x - x + 14 बराबर 0। x कॉमन, x - 14 -1 कॉमन, x - 14 बराबर 0। x - 14 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा हमको x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर 14 वर्ष और 1 वर्ष। तो देखिए जेबा की वास्तविक आयु 1 वर्ष नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर 1 वर्ष लेंगे तो ये 5 वर्ष पहले का जो कंडीशन दिया हुआ है, ये जो 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष और छोटी होती तो ये कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा।
जब ये अग्राह्य हो जाएगा तो कितना आएगा, 14 वर्ष। यानी कि अतः जेबा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। ठीक।